अमेरिका से जब कोई लड़की चलती है इंडिया के लिए, ध्यान रखिएगा, वहां पे वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेती हैं। लोगों की मानसिकता कैसी है, क्योंकि हमारी मानसिकता क्या होती है ना, हमने किसी ब्रिटेन की लड़की को देख ली, अमेरिका की लड़की को देख ली, तो हम हमारा दिमाग बस एक चीज पे जाता है, हमें जान लेते हैं इनके लिए तो ये सारी चीजें आम बात है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जिसका उनके साथ जिसके साथ वो रहती हैं, जिसके साथ एक बिहेवियर है वो अलग है। सबके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और किसी के साथ भी नहीं होगा। हम उनको अपने यहां की उन लड़कियों से कंपेयर कर देते हैं, दिक्कत ही हो जाती है। इसीलिए होटल में है तो होटल वाला मालिक के डर से मैडम छत से कूद गए, इनकी टांग टूट गई बसते बसते। अगर ये ऐसी होती तो क्यों होटल से कूदती, इसका मतलब कि इज्जत तो है। हम उस चीज को नहीं समझ पाते। हम अपनी जो धारणा बनाते हैं उनके कपड़ों से बना लेते हैं। यदि कोई छोटा कपड़ा पहना हुआ है तो इसका मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो उसमें ज्यादा कंफर्ट है। जैसे आप देखिए, इधर मुंबई में भी है और विदेशों में तो बहुत है, एक बीच होता है, वहां पे बहुत छोटे छोटे कपड़े आदमी भी पहने औरतें भी पहने। लेकिन वहां एक चीज आप गेस करिए, ध्यान से अगर देखें तो वो रहते हैं, वो कोई किसी की तरफ देखता नहीं, जो जिसके साथ है वो उसी के साथ है। इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि इनकी जो मानसिकता है, मानसिकता तो बहुत अच्छी है। हम होते हैं, हम कहीं पे रहें, जो हमारे साथ है या जिसको हमें अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसको विश्वास है मेरे प्रति और मुझे उसके प्रति, हम उसको देखते नहीं, हम दूसरी तरफ ही देखेंगे, वो भी दूसरी तरफ ही देखेंगे। ऐसा रहता है कि नहीं, कितना भी हो। इसका मतलब कि यहाँ पे तन तो मिल जाता है, मन नहीं मिलता। लेकिन वहां पे पहले मन को प्राथमिकता देते हैं, फिर बाद में तन को प्राथमिकता देते हैं। जहां पे मन को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी वहीं पे विकास होगा, वहीं पे सभी रिश्ते सही तरीके से चलेंगे। और जहां पे तन को प्राथमिकता दी जाएगी, बहुत सारी बुराइयां, डिप्रेशन, आत्महत्या जैसी चीजें वहीं पर आएंगी। वहीं पर दहेज प्रथा आएगी, रूढ़ियां वहीं पर आएंगी। दहेज क्या है? दहेज मन को ब्रेक करके तन को मिलाने का एक माध्यम है, बाकी कुछ नहीं। यही कारण है कि भारत में जैसे जो लोग जिनको दहेज ज्यादा मतलब लेना रहता है, वो एक सही टाइम पे, ज्यादा टाइम बीतने न पाए उसी समय अपने बच्चे की शादी करा देते हैं। क्योंकि ज्यादा गया तो फिर हमारे कब्जे से बाहर निकल जाए, लड़का हो या लड़की, किसी का भी। तो दहेज प्रथा वही है। वहां पे दहेज प्रथा नहीं हो सकती क्योंकि वहां विचारों की प्राथमिकता है। हमारे यहाँ विचारों की प्राथमिकता नहीं है। हमारे यहाँ बस वही, हमारे यहाँ तन की प्राथमिकता। लोग लड़के फोटो देखते हैं, लड़की नहीं, इसकी नाक नहीं सही है, दादी जी ने बता दिया भाई नाक नहीं सही, नहीं चलेगा भाई साहब, दूसरा फोटो ले। हाँ अब ठीक है, लेकिन मम्मी बोल रहे हैं कि इसका पता नहीं क्या बोलते हैं, बाल उस प्रकार से नहीं। मम्मी चाह रही है कि बहू के बाल घुंघराले होने चाहिए, या जो भी अपना हो, सबकी अलग अलग ख्वाहिश है, वो अपना घुंघराले नहीं है, नहीं पसंद है। अब जब सब पसंद आ गया तो लोग हाँ ठीक है, अब ठीक है। 10 मिनट के लिए लोग देखने गए उसमें क्या पहचान पाने। अब उसमें क्या है, अब लड़की वाला अगर होशियार है तो कुछ नहीं, 500 का 2-2 हजार का नोट निकाला और महिलाओं को पकड़ाया। अब जो महिला मुंह से कुछ गलत निकालना भी चाहती होगी, मतलब कुछ बातें बोलना, वो भी नहीं बोल, नहीं अरे बहुत अच्छा, नोट देख रहे, इधर देख रहे कि अभी अगर 2000 मिला है तो अगली बार तो ज्यादा मिलेगा। सही है, बिल्कुल। लड़का बल्कि पूछ रहा है कि मम्मी बातचीत में तो उतना अच्छा कुछ, हाँ सबसे अच्छी, आज तक पूरे गांव में ऐसी नहीं आई, या लड़के के स्तर पर तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन बाद में वही होता है। सबसे अच्छी शादी हुई थी इधर, टीना डॉबिन और अख्तर मलिक नाम था कि क्या? कश्मीर डाइवोर्स हो गई। और जो कि आईएएस बैच थे, फर्स्ट और सेकंड है। देखो हमारे यहाँ क्या है ना,
सफलता सफलता की शादी कराना चाहते हैं। सफलता सफलता, असफलता असफलता, कि दोनों गंवार हैं, चलो ठीक है, दोनों सफल हैं, चलो ठीक है। ये चीजें चल नहीं पाती। क्यों नहीं चल पाती? ये इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि विचारों की प्राथमिकता नहीं है। गलत विचार से भी हम सफल हो सकते हैं और सही विचार से भी हम सफल हो सकते हैं, लेकिन दोनों सफल हैं और दोनों का विचार अलग है तो मेल कभी नहीं चल सकता। और दोनों आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हैं, या तो एक आर्थिक रूप से डिपेंडेंट ना हो, वो एकदम एक दास या दासी की तरीके से रहे। जब भी बनाया वो उसको पीट दिया, उसको पीट दिया, चल रहा है। विचारों की प्राथमिकता इसीलिए भारत में विचारों की प्राथमिकता, इसीलिए जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या नाम है, तीर्थकर रावत, तो रावत साहब का जो बयान है वो उस विचार की प्राथमिकता को दिखा रहा है। ये मुख्यमंत्री होके भी पैदल है दिमाग से कि हम अपने यहां पे जो महिलाओं के जो केसेस हो रहे हैं कैसे रोक पाए। ऐसे तो कभी नहीं रोक पाओगे कि नकल सिस्टम हो, एजुकेशन का प्रोसेस सही है, नहीं, कभी रोक ही नहीं सकते जिंदगी में। हर चीज रोकने का एक ही है, एजुकेशन। और एजुकेशन आपका मतलब एनालिटिकल एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिटेटिव के साथ साथ एनालिटिकल, क्योंकि एनालिटिकल एजुकेशन से ही किसी व्यक्ति का दिमाग ओपन होता है। ध्यान रखिएगा। और ये एजुकेशन भारत में है नहीं, क्योंकि अगर ये एजुकेशन होता तो फिर हर बच्चे का दिमाग एक अलग तरीके से काम करता। बच्चों में कानून का खौफ क्यों नहीं है? कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि जिस कानून की जानकारी हमें बच्चे को 6 क्लास से देनी चाहिए, देखो बच्चा 6 क्लास से बड़ा होता है, जानकारी देनी चाहिए, लेकिन 6 क्लास से 12th क्लास तक कहीं कोई धारा कानून की है ही नहीं कि ये करोगे तो ये होगा। तो बच्चे क्यों डरेंगे? नहीं डरेंगे। आप वकील बनोगे तो आपको फिर सिखाया जाएगा ये करोगे तो ये बनेगा। तो भाई वकील को जरूरत क्या है? इसको गलत काम ही करना होता तो वकील क्यों बनता है? तो 6 क्लास से ही जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं और जो भी सिविल लॉज हैं, इनको कम से कम थोड़ी बहुत मात्रा में इंप्लीमेंट अगर कर दें और बच्चों के दिमाग में चला जाए तो 90% समस्या का समाधान तो ऐसे ही हो जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि जो भी रेप होते हैं लड़कियों के प्रति, या जो भी घरेलू हिंसा होती है, या जो भी लोग हत्या में आते हैं, जो भी गलत काम कर बैठते हैं, उन्हें इस कानून के बारे में 90% ऐसे लोग होते हैं जानकारी नहीं होती या अवेयर नहीं होते। तो ये चीजें, और ऐसा है कि नहीं? लेकिन ये चलता रहेगा जब तक राजनीति में अच्छे लोग आएंगे नहीं। आजकल राजनीति धर्म पे आधारित हो गई है। ठीक है, ये कहां तक हमने पढ़ा था? क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आज हम आगे करते हैं। क्वेश्चन जो मैंने बताया था समझ में आया था कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं? IAS 1993 में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना? और हम इसको लिखते हैं और फिर देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन। Common between the federal system of India
फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। ये कब आया है? 1993 और IAS के एग्जाम। देखिए टॉपिक वही है और उसी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हमें इसी को देखना है। इसका मतलब 1993 में यदि ये क्वेश्चन बन रहा है तो ऐसे तो बनेगा नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाएगा, इसका कोई ना कोई उस समय बेस होगा, कुछ ना कुछ बातें ऐसी चल रही होंगी। 1991 में एक काम हुआ था हमारे यहाँ, LPG सिस्टम आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। या तो उससे रिलेट किया गया होगा, जब इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से वहां पे हम रिलेट कर सकते हैं, या फिर अमेरिका के स्तर पे और भारत के स्तर पे न्यायपालिका के साथ कोई ना कोई बात हुई होगी। जैसे अभी आरक्षण का मुद्दा है, 50% से अधिक आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो इस पे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इस पे जब भी क्वेश्चन बनेगा पीछे के केसों को रिलेट करके बनाया जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका? ये सिंगल सिटीजनशिप। देखिए एक चीज आप जानिए कि यहां पे कह रहे हैं कॉमन, हम पूरी तरीके से फेडरल तो है नहीं और ना ही हम पूरी तरीके से यूनिटरी हैं, हमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं किसके? फेडरल के। जुडिशियल सिस्टम। और अमेरिका पूरी तरीके से फेडरल है, अमेरिका पूरी तरीके से। लेकिन ये फेडरल सिस्टम अगर पूछा जाए कहां से लिया गया है, तो जब भी बात आए अमेरिका और कनाडा तो वहां पे हम कनाडा को पहले प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कनाडा ना रहे तो किसको प्रेफरेंस देंगे? अमेरिका को। कनाडा कहां पे देते हैं? मान लीजिए कोई जैसे छोटा मोटा एग्जाम हो रहा है तो वहां पे अमेरिका को हटा के कनाडा दे दिए, तो फिर वहां पे हमें समझना होता है। तो सिंगल सिटीजनशिप, 3 लिस्ट in the constitution, 3 list in the constitution, dual judicial system, dual judicial system, Federal Supreme Court for interpretation of Constitution, Federal Supreme Court Federal Supreme Court for interpretation of Constitution, अब ऑप्शन जो इसमें बनेंगे ऐसे बनेंगे 1 2 3 4, ये ऐसे A B और A दोनों, C एंड D या ओनली D ओनली B ऐसे बनेंगे। ये समझ में आ रहा है? कहने का मतलब जो भी IAS का एग्जाम होता है या और भी जो जैसे PCS का, प्रोविंशियल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ, जो SSC का एग्जाम हुआ, अंतर एक होता है, यहां पे आपको उलझाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी निकल पाएंगे। वहां पे आपको उलझाते हैं लेकिन बहुत कम उलझाते हैं कि कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ तो कर सकते हो, लेकिन पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, एनालिटिकल पावर भी होना चाहिए, मतलब बेहतर समझ होनी चाहिए, और इसके साथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
मतलब आईएएस अधिकारी का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो इसी पे हमें देखना, आपको अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत है नहीं, आपको बस केवल ध्यान से देखना है, ठीक है ना? कॉन्फिडेंस की जरूरत, देखिए पहला है सिंगल सिटीजनशिप, तो सिंगल सिटीजनशिप तो है नहीं, अमेरिका में ड्यूअल और हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन है, ठीक है ना? बीसीडी से सही लग रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा है? बीसीडी से तीनों सही लग रहे हैं, ये तीनों सही लग रहा है, तो तीनों तो तीनों सही लग रहा है। बी सी डी अगर ऑप्शन हो, मान लीजिए एक ऑप्शन में बनाता हूं बी सी डी, यहाँ पे ऑप्शन में इसलिए नहीं बना, फिर गेस तो करना। चलिए आपको कौन सा सही लग रहा है? ये ठीक है। इंडिया काफी अच्छा देश है, यहाँ पे आप जानते हैं बिहार का नाम आपने सुना होगा, हमारे गांव के एक लोग बिहार में गए शादी करने अपने लड़की की, तो वहां पे क्या होता है, पहले लड़के वालों से पूछते हैं कि आप कैसी लड़की चाहते हैं, जो होशियार होते हैं 2-3 लोग रहते हैं उस हिसाब से, तो बोलते हैं देखो हमें ऐसे बीएससी चाहिए या एमएससी चाहिए या बीए चाहिए या जो भी डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे उधर कोने में जाके लोग फोन कर देते हैं, भाई ये वाली डिग्री बना लेना इस नाम से, पहले बनता था अब तो शायद कम हो गया, तो ये डिग्री हाँ ठीक है लड़की के पास ये डिग्री, या लड़के का हुआ अगर मांग रहे हैं तो लड़के के पास। हमारे यहाँ एजुकेशन इस स्तर का था, हमारे सबके साथ पढ़ने वाले जो गधे से गधे थे वो 85-90% नंबर तक लेके आए थे, मतलब जिनको ये लगता था फेल होना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनका टॉप होना जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का है, और ये एजुकेशन सिस्टम गरीबों के लिए बहुत ही नुकसानकारक है, क्योंकि उनकी मेहनत करने की क्षमता को कम कर देता है। आई सिंगल सिटीजनशिप, 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी फेडरल होगा, फेडरल में 2 ही तो होते हैं, एक सेंटर और एक स्टेट, तो तीसरी लिस्ट तो होगी ही नहीं, ये समझ में है? तो ये भी नहीं है, ये समझ में आ रहा है? नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन यहां से बनाएंगे 3 डाल दिए, अगर आपने कम दिमाग यहां पे लगाया तब तो चलो थोड़ा बहुत काम चल गया, लेकिन आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो लोग दिमाग भी आईएएस वाला ही लगाते हैं, कहीं कहीं नहीं लगाना होता है, यहां लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 2 है सेंटर और स्टेट तो 2 ही चीजें होंगी, एक सेंटर की और एक स्टेट की, लेकिन हमने क्या किया, हमने 3 लिया, और एक कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कहां से लिया, क्यों लिया। ये कंकरेंट लिस्ट ही है कि केंद्र सरकार जब चाहती है राज्यों को परेशान कर देती है। अब समझ पा रहे हैं? यूएसए में सिर्फ 2 ही है सर। हाँ, वहां पे 2 ही रहेगा, तीसरा हो ही नहीं सकता, तीसरा होगा तो वहां का फेडरल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आ रहा समझे? डुअल जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहां जुडिशियल सिस्टम डुअल है कि नहीं, एक राज्य के स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर, देखते होंगे, लेकिन सावधान हो जाना, कभी ये मत सोचना सुप्रीम कोर्ट जो कहता है और स्टेट की कोर्ट जो कहती है, स्टेट की कोर्ट ने अगर किसी बात को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने अगर दूसरी बात को कहा तो स्टेट की बात खत्म हो जाएगी। मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारे यहां डुअल जुडिशियल सिस्टम नहीं है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट और इसके नीचे है सभी हाई कोर्ट। समझ में? अमेरिका में ऐसा नहीं है, स्टेट की बात को स्टेट के कोर्ट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट केवल किसका काम करता है, सेंटर का काम केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, बाकी राज्यों के लिए राज्य के कोर्ट बने हुए, वो अपना देखें, उनका निर्णय ही सर्वोच्च माना जाएगा। इसीलिए कभी कभी किसी वहां पे आप देखेंगे कोई राज्य है जहां पे किसी एक प्रोफेशन को लीगल बताया गया है
और वहीं दूसरा राज्य है वहां पे उसी प्रोफेशन को अनलीगल बताया गया है। ये ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट होता तब तो ऐसा हो ही ना पाता। ये बात समझना है हमें इसी कॉन्सेप्ट को। और हमारे यहां ऐसा है नहीं। हमारे यहां इस महिला के साथ इस पुरुष के साथ न्याय नहीं हुआ तो कहां पे आते हैं? सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहां अंतिम दरवाजा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये है फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखो वहां का जो केंद्र के स्तर पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट है और एक स्टेट के स्तर पे होता है। तो जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वैसे यहाँ फेडरल है जो सेंटर का काम करता है। यही फेडरल है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये काम क्या करेगा? ये संविधान की व्याख्या करने का काम करेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाएगा? तो यहां भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है स्टेट के स्तर पे, लेकिन कानून की व्याख्या कौन करेगा? फेडरल कोर्ट अर्थात सुप्रीम कोर्ट। और हमारे यहां भी कानून की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए संसद कोई कानून बनाती है तो वो कानून वैध है कि अवैध है वो कहां पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और अमेरिका के स्तर पे अगर कहीं पे डिबेट होता है कानून के स्तर पे तो वो भी कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट अर्थात वहां फेडरल कोर्ट। मतलब वहां का फेडरल कोर्ट कानून की व्याख्या करता है तो हमारे यहां का भी फेडरल कोर्ट कानून की व्याख्या करता है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अंतर इतना है कि वहां के स्टेट के स्तर पे और सेंटर के स्तर पे अलग अलग जुडिशरी सिस्टम है, वो अपना कार्य करते हैं अलग अलग। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था है अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारी न्यायपालिकाएं आती हैं। और समझ पाएगा? अगर सर यूएसए किसी स्टेट की जो मतलब जुडिशरी सिस्टम है उसने कोई कानून वगैरह थे किसी को कुछ भी किया तो उसकी तो फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है सर वो उसमें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती क्योंकि ये स्टेट है, ये स्टेट का तो स्टेट की चीजें संविधान में लिखा हुआ है। स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन। किन्हीं भी परिस्थितियों में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नहीं एक्सेप्ट तो कर ही सकती है जब स्टेट और ऐसा कानून जो स्टेट और सेंटर के बीच की बात आए तब यहां पे करेगी। क्योंकि अब यहां भी संविधान की व्याख्या कौन करेगा? ये नहीं करेंगे। मतलब संवैधानिक मुद्दे पर कोई ऐसी बात आई जहां पे संवैधानिक स्तर पे। लेकिन हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को यहाँ पे क्या कहते हैं हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। अभी एक मैडम है उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या नाम है उनका? वो मुस्लिम क्लास की हैं, उनका नाम याद है? 7-8 बंदे मारते थे। हाँ, अपने पिता को भी भाइयों को भी। इसे कहते हैं शेरनी। मतलब ये वही यही होता है फॉल इन लव जिसे बोलते हैं कि प्यार में गिर जाना, समझ ना पाना। और महिला के स्तर पे वो उसको नहीं करना चाहिए। पता नहीं महिलाएं ऐसा होती नहीं है लेकिन फिर भी। और ये अच्छा है कि बुरा है? था तो खराब लेकिन महिला थी इसलिए शक करना थोड़ा सा। लेकिन फिर भी जो हुआ न्यायपालिकाएं सजा मिलनी चाहिए। देखो क्या करती है सरकार। 8 लोगों को उसने बलि दे दी। अरे तो छोटे मोटे दिल वाले उस गांव के लोग अपनी बेटियों से डरते ही नहीं होंगे। बोलते हैं बेटी समय से पहले बता देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, टाइम से बताना। ठीक है, स्वतंत्रता तुम्हें आइए यहाँ। इसलिए आजकल हमारे बहुत से मित्र हैं वो अपनी बेटियों से ही डरते हैं। बेटियां छोटी छोटी हैं, बोलते हैं यार लड़कियां हैं आजकल क्या कैसे जमाना। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, डरना वरना कुछ नहीं। फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही इसका कार्य है। ठीक है ना? ये समझ पाइए आप? नहीं समझ पाइए? यहां पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप जान लेना। आईएएस के ये जो क्वेश्चन आ गए, अब
अब इन्हीं को मिला के जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो इन्हीं को ये थोड़ा सा अलग करेंगे। क्वेश्चन सेम नहीं होगा लेकिन इन्हीं के विचारों से मिलता जुलता होगा। आप समझ पा रहे हैं तो ये चीज, क्योंकि आईएएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी रिपीट होते नहीं, ये क्वेश्चन चेंज होते हैं लेकिन थॉट वही होती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे देखिएगा कैसे बनाए हैं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डुअल जुडिशरी सिस्टम, यहाँ पर सबसे ज्यादा जिन्होंने मार्क किया होगा इसको किया होगा, क्योंकि हमें हाई कोर्ट भी दिखता है सुप्रीम कोर्ट भी। अगर यहाँ ट्रिपल जुडिशरी सिस्टम कर दिए होते तो लोग और खुश होते। अब सही आया है आंसर, न्याय हमारे यहाँ जिला में भी न्यायालय होता है कि नहीं? फिर अगर मतलब फोर्थ पिलर कर दिए होते, फोर टाइप का, कि गांव के स्तर पे प्रधान जी देखते हैं अपना झगड़ा लड़ाई नाले का और सड़क का, तो लोग उसको मान लेते कि हाँ ठीक है गांव में प्रधान जी भी तो एक छोटे न्यायाधीश ही हैं। तो लेकिन यहाँ हमें समझ के चलना है क्या पूछे, इतना समझना है। यहाँ पे कोई दिक्कत? तो आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन चाहे एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, क्लर्क का हो या आईएएस का हो, सब क्या लगते हैं? आसान। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर यही क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है अंकिता? नहीं। आगे बताया जाए। देखिए एक क्वेश्चन है, ये मैंने रिजल्ट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब ये देखिएगा मैंने आपको जो बताया है उस हिसाब से देखना। ये प्रोविंशियल सर्विसेज का क्वेश्चन है, मैंने इसमें ये डाला है। देखिए विच ऑफ द following is not feature of Indian federalism. Which of the following is not a feature of Indian federalism? ठीक है, ऑप्शन में लिखना, देयर इज एन एग्रीमेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये ऑप्शन है। देयर इज, एग्रीमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप सब? एग्रीमेंट जुडिशरी इन, अच्छा आप सब बताइए एग्रीमेंट और प्रपोजल दोनों में क्या अंतर होता है? प्रस्ताव और एग्रीमेंट क्या अंतर? समझौता तो सर हो गया, प्रस्ताव सर मतलब करेगा कि नहीं करेगा समझौता हमारे साथ। प्रस्ताव रखना किसी के सामने कि समझौता करना चाहते हैं और समझौते में हो गया कि वो कर हो गया तो वो सर उसमें नियम कानून लिखे गए कि ऐसे होगा, दोनों मान लिए। हाँ वही जी, प्रस्ताव आप अपनी बात को इस प्रकार से कह रहे हैं कि कोई आपकी बात पर हाँ या ना कहे, एस या नो। जब इन्होंने एस कहा और फिर, तो इसका मतलब अब एग्रीमेंट का प्रोसेस हो गया। अब यहां एग्रीमेंट, ठीक है। जो प्रस्ताव रखता है ध्यान दीजिएगा उसके पास बहुत बड़ा दिल होता है, नहीं तो प्रस्ताव बेचारा। सलमान खान का नाम आपने सुना होगा, सुने ना? देखो कोई ऐसा मत लीजिएगा कि वैसे मजाक के लिए कह देता हूँ। वो ऐश्वर्या के यहाँ गए थे प्रस्ताव रखने के लिए, काफी दिन की बात हुई, लगभग काफी दिन हो गए, मैंने सुना था, सही है। There is an agreement judiciary in India. Powers have been clearly divided between the center and state.
powers have been clearly divided between the center and state. Federating units have been given unequal representation. Federating units have been given. देखो हमारे यहाँ फेडरल जॉब कौन सी है, कुछ है पता? यूपीएससी की। Federating unit have been given unequal representation in the Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. It is the result of an agreement. It is the result of an among the federating units. ठीक है, आइए समझना है ध्यान से। देख रहे हैं ऑप्शन, देखिए बना उसी से है, वही तीन चीजें हैं, लेकिन बनाने वाला कैसे कैसे घुमा देगा ये। इसीलिए क्या होता है, हमारे यहाँ ये जो कॉमर्शियल कोचिंग चल रही है, आप देखते हैं लोग 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, 2-2 लाख लोग, 3-3 लाख पूरा एकदम जा रहे हैं, कोई ऑनलाइन ही पूरा बैठे हुए हैं। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट, जाओ पूरा टाइम से कंप्लीट कर देंगे, नोट भी दे देंगे, उठा लाओ, खुद भी पढ़ो, पड़ोसी भी मांग के ले जाएगा, रिश्तेदार को बता दिए वो भी आएंगे, फोटो कॉपी करा के ले जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए, देखो टाइम लग जाए, जाने दो टाइम, बहुत जल्दी ही कर लिए, किसी लायक नहीं हुआ तो क्या फायदा। सलमान खान कहीं भी जाते हैं घूमने, किसी की शादी में भी आशीर्वाद देने जाते हैं, एक ही बात कहते हैं कि शादी होना सबकी होती रहती है, चलनी चाहिए शादी। ये बात बहुत अच्छी बोलता है, जबकि शादी नहीं हुई है, इसका मतलब अनुभव है उसके पास। तो इसका मतलब जो भी पढ़ो कम से कम इतना डिटेल में चले जाना चाहिए कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी बनाए वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए। यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां है नॉट, यहीं पे ध्यान नहीं जाता है। पढ़े हैं सबसे पहले यहीं पे, ये सब तो पढ़े हैं, मार दो ये, फिर घर पे आके देखते हैं अच्छा नॉट था, वो मैं बहुत गलत हो गया, मैं इस नोट को देख के पजल हो जाता हूं। समझे नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन नहीं है, क्या फीचर, विशेषता इंडियन फेडरलिज्म की, भारतीय संघवाद की। मतलब भारतीय संघवाद की कौन सी विशेषता नहीं है इसमें, मतलब नहीं है, जो है उस पे सही लगाओ, जो नहीं है उस पे गलत लगाओ। तो एक गलत होगा वही सही होगा, या दो गलत होगा, ऑप्शन में सी और डी दिया हुआ है तो वो सही होगा। ऐसे ही करना है। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? क्लियर हुआ? अब ये सब टॉपिक आप अगर सही से पढ़े हुए हैं तो जब भी आप मान लीजिए आपका आ गया ऐसे ही राजनीति पर कोई आ गया आपको निबंध लिखने के लिए, या किसी देश के संविधान पर कोई निबंध लिखने के लिए आ गया, तो इन सभी विशेषताओं को आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पे रख सकते हैं। तो आपको इसका मतलब निबंध वाला ये जानेगा कि नहीं बच्चे को ये चीजें पता है, और इसी के स्तर पे मौलिक विचार भी दे सकते हैं। देयर इज एन एग्रीमेंट जुडिशरी इन इंडिया। तो एक एग्रीमेंट है जुडिशरी कहां, भारत में।
करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। कौन इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? हमारे यहाँ जुडिशरी के स्तर पे एक समझौता है कि नहीं है? सर कुछ कानूनों पे सर स्टेट कोर्ट का सर है ताकत, और कुछ पे सर मेन कोर्ट। देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट एक समझौता है कि भाई साहब घर का मालिक मैं हूं, ठीक है, मैं जो बोल दूंगा मानना पड़ेगा। तो जुडिशरी में ऐसा है कि नहीं है कि नहीं ऐसा? मान लीजिए आप हैं और ये आपके गार्जियन हैं, तो एक ना एक एग्रीमेंट तो हुआ है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि कुछ बातों पे ठीक है मैं अपनी राय रख रहा हूं, लेकिन जिस पर इन्होंने राय रख दी तो फिर ये मैं अपनी राय पीछे कर लूंगा। ये समझ में है? हमारे यहाँ देयर इज एन एग्रीमेंट जुडिशरी इन इंडिया। तो जुडिशरी पर एग्रीमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई किसी की फांसी की सजा को माफ कर दे और स्टेट ने फांसी दिया हुआ है तो फिर हाई कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट की बात सही मानेगा। ये समझ पा रहे हैं? हमें कॉन्सेप्ट से चीजों को समझना है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जुडिशरी के स्तर पर है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ सिस्टम क्या होता है, हम सबसे पहले जिला न्यायालय में गए। जिला न्यायालय में अगर जज साहब ने फांसी की सजा दे दी, हर जिला न्यायालय में बहुत जल्दी जल्दी फांसी मिलती है। मैडम गुस्से में दे दी फांसी, मैडम को अगर थोड़ा बहुत मिल गया काम भर का फांसी दे दी। या मान लीजिए कोई पुरुष भी है तो यहाँ पे उसे नहीं समझ में आया, फांसी दे दिया, किसी को छोड़ दिया। लेकिन अब जो पीड़ित है वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में भी न्याय नहीं मिला तो फिर कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में न्याय बहुत सोच समझ के दिया जाता है, इसीलिए टाइम लगता है। जब भी न्याय सोच समझ के दिया जाएगा तो टाइम लगेगा। सेकंड देखना है, पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यहां पे देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यहां पे देखिएगा ध्यान से, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड। अब पावर को क्लियरली डिवाइडेड किया गया है कि नहीं भारत में? अगर क्लियरली डिवाइडेड किया तो कंकरेंट लिस्ट बनाते हैं। समझ पाए? क्लियर है कि नहीं? सही कॉन्फिडेंस है? आप बताइए कॉन्फिडेंस है कि नहीं? ठीक, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ना रहे तब भी यहाँ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना? तो भारत में दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक के पास केवल कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होता है एक के पास केवल नॉलेज ही नॉलेज होता है, और एक जगह कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Powers have been clearly divided between the center and state। तो क्लियरली डिवाइडेड है नहीं, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में जब भी काम होता है तो सेंटर अपना हस्तक्षेप कर देता है और काम कर देता है, इसलिए यहां तक समझ में आया? तो सर एक गलत तो बात सही हुआ मेरा। हाँ? एक गलत है, सही है सर। कौन सा? ये दो बी ऑप्शन है। देखो, देयर इज एन एग्रीमेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये सही है, ये भी सही है। अभी मान के चलते हैं, ठीक है ना? आइए, फेडरेटिंग यूनिट्स हैव गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। फेडरेटिंग जो यूनिट है राज्यसभा में, क्या उनको अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि बराबर दिया गया है? राज्यसभा में सभी राज्यों को बराबर महत्व दिया जाता है कि नहीं? ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से सीट निकल गया उसमें। तो बिहार में ज्यादा जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश का यूपी में और ज्यादा है, तो और अपना चले आएंगे कि हम ज्यादा हैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये यहां पे ध्यान से देखिएगा, फेडरेटिंग यूनिट्स हैव गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो फेडरेटिंग यूनिट है उन्हें दिया गया है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, तो सही है। नहीं तो यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें? 30 है, 31 सीट है। सोचिए 31 लोग यूपी से आ रहे हैं, और गोवा की एक ही होगी, एक वो भी दे दिए जनसंख्या के हिसाब से, एक सीट। ये चीज अब देखिएगा, इट इज द क्या है? It is the result of an agreement among the federating units।
इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट कहा गया। रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच एक रिजल्ट है, मतलब एक समझौते का परिणाम है। कौन? इंडियन फेडरलिज्म, ऐसे सोचना है। मतलब इंडियन फेडरलिज्म, भारत का संघ, भारत संघ क्या है? एक समझौते का परिणाम है। तो भारत संघ एक समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि हमारे यहां राज्यों ने अलग अलग मिलकर आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, क्योंकि हम पहले ही क्या थे? एक देश के रूप में थे, और जो बिखरे हुए थे ब्रिटिश ने उनको एक हिसाब से एक कर दिया था। लड़ाई हमारी अंग्रेजों की थी। हमारी लड़ाई किससे थी? अंग्रेजों से थी। तो उन्हीं से हमें छुड़ाना था, तो वो तो पहले से ही था, तो उसमें हमें राज्यों के साथ समझौता नहीं करना था। ये समझ में आया? तो अंबेडकर ने इसको कहा है कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए यूनियन लिखा गया। और अंबेडकर ने यह भी कहा कि यूनियन इसलिए हम लिख रहे हैं, फेडरेशन इसलिए नहीं हम लिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को फेडरेशन को साबित करने के लिए यूनियन के रूप में उन्हें गृह युद्ध की स्थिति तक जाना पड़ा। भारत में गृह युद्ध हुआ, सॉरी, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ है, जानते हैं? तो सोचिए, वहां पे ऑपरेशन करना पड़ा, और हम अगर समय से ही बॉडी को सही रखें तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए भारत के संविधान सभा में बैठने वाले जो लोग थे, हर जगह की परिस्थितियों को देखकर ऐसा संविधान बनाए कि कल को कोई दिक्कत ना। अगर फेडरेशन लिखे होते तो ये पक्का था, लालू जैसे नेता या यूपी में और जो मुलायम हुए और ये सब जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी, ये सब उलझाने वाले नेता थे। ये कुछ भी बोल देते, पता चला बिहार अलग होगा। लो, मतलब सर ये समझौता नहीं था हमारे राज्यों के बीच में, हाँ। पहले से एक देश था। हमने कह दिया कि ये समझौते का परिणाम नहीं है। हमने कश्मीर से भी समझौता नहीं किया, वहां एग्रीमेंट वो जरूर है, लेकिन वो कोई समझौता नहीं है। और सर इस जूनागढ़ से हैदराबाद से, वो भी समझौता नहीं है। हमने उन्हें आमंत्रित किया था, हमने कहा था ये हमारा भाग है, आप आ जाइए। जनता ने विद्रोह कर दिया, जनता हमारे साथ आना चाहती है। हमने कोई समझौता जनता से नहीं किया, वो हमसे मिलना चाहते हैं। मतलब जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में काम करने के लिए या किसी कंपनी में काम करने के लिए आप और कंपनी के मध्य समझौता हो, और दूसरा है कि आप वहां जॉब करने के लिए जा रहे हैं, नहीं भाई मैं यहीं, कोई समझौता नहीं, आपने साइन किया। तो एक वो तरीका है और एक समझौते का तरीका है। जो समझौते का तरीका होगा वहां पे आपकी पावर एक अलग तरीके से होगी, वहां समझौते से हट सकते हैं और यहां पे नहीं। तो भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो इट इज द रिजल्ट, इंडियन फेडरलिज्म इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एमंग द फेडरेशन। ये क्या है? पूरी तरीके से गलत है। और यहां पे अब देखिएगा, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर के स्टेट के लिए, स्टेट के लिए अलग कानून है और सेंटर के लिए अलग कानून। संविधान में दोनों के लिए क्या किया गया है? एक लक्ष्मण रेखा है। और एक जो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट पर दोनों का अधिकार है, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे सेंटर अपना हस्तक्षेप करता है। लेकिन संविधान में दोनों की बातों को रखा गया है, इसलिए इसको नहीं बनेंगे। ध्यान से समझना है। मतलब कंकरेंट लिस्ट भी जो रखा गया है, यहां भी क्या है? पावर डिवाइड किया गया है, पावर वहां भी डिवाइड है। ये समझ में? जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है, ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट में पैसा दोनों लोग जमा कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों लोग निकाल सकते हैं। लेकिन किस स्थिति में पैसा बिना इसके नहीं निकलेगा? जिसके नाम से खाता होगा, ऊपर जिसका नाम होगा, मेन नाम जिसका होगा। इसका मतलब जिसके नाम से खाता है, कहीं पर उसे वरीयता दी जाएगी दूसरे की तुलना में, बाकी दोनों लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है। कंकरेंट लिस्ट एक प्रकार का ज्वाइंट अकाउंट है। विपरीत परिस्थितियों में जहां पे जरूरी हुआ,
हम उस अकाउंट होल्डर को प्रेफरेंस देते हैं जिसके नाम से खाता खुला होता है, जो पहले खातेदार होता है। ये इसीलिए दिया जाता है जिससे कि देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये समझ में आया? क्योंकि जब ज्वाइंट अकाउंट हम खुलाते हैं तो ध्यान रखिएगा, पावर तो डिवाइड होता ही है, लेकिन यहां जो दूसरा अकाउंट होल्डर होता है और जो फर्स्ट होता है, तो दूसरा जो अकाउंट होल्डर होता है ये इसके अंडर में होता है। इसका मतलब कि पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। ऐसे यहां पे सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए करंट लिस्ट में सेंटर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ में आया? तो इसको नहीं मानेंगे और इसको मानेंगे। ये समझने में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब सर सारी पावर क्लियरली डिफाइंड है सर। हाँ, क्लियरली डिफाइंड है। क्योंकि अगर यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में ये ना लिखा होता सेंटर होगा कि स्टेट होगा, तब भी सेंटर और स्टेट दोनों, और विवाद की स्थितियों में सेंटर की बात मानी जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो सेंटर में काम करना है कि स्टेट में? देखो, सरकार वैसे भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन ये सरकार ऐसे ही काम करने लगी तो आगे चल के सभी लोग सोचेंगे कि अब सरकारी नौकरी छोड़ो, अपना काम शुरू करो, उसमें आगे बढ़ो। तो भारत भी अमेरिका बन सकता है, इसका मतलब। सर मैं कस्टम विभाग भी तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे सर टैक्स भी तो चोरी कर ही देंगे कैसे ना कैसे। कैसे? टैक्स तो चोरी कैसे ना कैसे आगे बंदे कर ही लेते हैं ना। वहाँ का सर कस्टम विभाग भी तो बहुत बढ़िया है ना सर, बाहर के मुकाबले। नहीं, हमारे यहाँ टैक्स चोरी क्यों होती है उसका आपका रीजन देखना पड़ेगा। टैक्स चोरी 1 मिनट में ना हो। कस्टम डिपार्टमेंट जो है, इसको आप भ्रष्टाचार जहां है वहां पे प्राइवेटाइजेशन कर दो, आधा भ्रष्टाचार वैसे ही खत्म हो जाएगा। बस सरकार का रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए। आप लिख लेना अगर कहीं आप बताने के बाद। सर नोट्स में से लिख लेंगे ना? अच्छा, नोट्स में से लिख। नोट्स में से। अगर सर राज्यसभा की जगह लोकसभा लिखाना तब भी ये वही होता, सही होता है ना इसी वाले पॉइंट में? अच्छा, यहाँ पे फेडरेटिंग यूनिट्स हैव गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। राज्य लोकसभा का फेडरेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करता है। जैसे वहां पे सीनेट होती है, हर सीनेट में हर राज्य से 2-2 मेंबर आते हैं, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ राज्यसभा को ही सीनेट मानो, और सीनेट में राज्यों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं होता, उत्तर प्रदेश से ज्यादा और गोवा से कम। आप समझ पाए? यहां तक समझ में कोई दिक्कत? देखो, मैं इतना मानता हूं, सरकार एक ऐसा माहौल बनाए कि जो भी काबिल लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में आए और अपना काम शुरू करें, और समाज की संरचना ऐसी हो कि सरकारी नौकरियों में समाज की जो मानसिकता है ये बदल जाए। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, कोई सरकारी नौकरी करता है तो लोग उसे ऐसे भगवान की तरह देखते हैं, आओ भाई साहब, आओ भाई साहब। ऐसा है कि नहीं? कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो आप और समाज में आए और बैठे, तो एक तरीके से लोग आपको देखेंगे, यार चोर टाइप आदमी है, ज्यादा कमा लिया। मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा आ जाता है हमारे समाज में, उसे ऐसे चोर के तरीके से देखा जाता है। अब जिसका प्रॉफिट है वो भले अच्छे तरीके से देखे, लेकिन सोचते यार इससे बेईमानी से आगे बढ़ गया, भले बिजनेस कर रहा है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। लेकिन आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, आप भले बहुत बना लिए हो, लोग कहेंगे नहीं 2 नंबर से पैसा कमाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 नंबर वाले भी देखेंगे नहीं मेहनत करके कमाया भाई। ये मान सकता है हमारे यहाँ, और इसीलिए हम पीछे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म इसीलिए सफल हुआ क्योंकि बौद्ध धर्म से पहले जो हमारे यहाँ धर्म था, हमारे यहाँ ये माना जाता था कि जो ये एक
एक बिजनेस क्लास है उसको पाप की दृष्टिकोण से देखा जाता था। मतलब वो देखते थे कि ये पैसा ब्याज पे नहीं देना चाहिए, धनार्जन नहीं करना चाहिए। तो फिर बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म को बढ़ाने में व्यापारियों का ही हाथ रहा, जो अपना बौद्ध भिक्षुओं के लिए रुकने के लिए जो भी स्थान बन रहे थे। आइए क्वेश्चन आप देखिए, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन देखिएगा। बस इसको देख के भाई किसी को ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे बना है, बस हमें सोचना है कि एसर्शन और रीजन। एसर्शन का नाम आपने सुना है, और रीजन ठीक है। एसर्शन और रीजन, पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले पानी पीता हूँ थोड़ी देर। चलिए देखते हैं। तो एसर्शन का मतलब बताइए, आप सब कुछ जानते हैं, आप बताइए। एसर्शन कुछ भी बताने में क्या रहता है। देखिए, एसर्शन का मतलब जैसे हम सब एक अपनी धारणा बनाते हैं पहले से, पूर्व धारणा, समझ रहे हैं आप, उसे कल्पना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कल्पना। कोई कल्पना भी करता है तो उसका कोई रीजन होता होगा। कारण कार्य संबंध, बुद्ध की फिलॉसफी यही है, पूरा बौद्ध धर्म इसी पर टिका हुआ है कि कारण कार्य संबंध, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके कारणों की पहचान कर ली जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा है। कुछ लोग मैं जब कथा सुनता हूँ, कथा क्या सुनता हूँ, पहले मैं सुनता था, तो यहाँ अपने संत लोग आते थे, ये कथा कम कहते थे, डराते ज्यादा थे। कलयुग आ गया है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अपना बताए कुछ दे, फिर बोले कि 10,000 रुपए दान करो। अब एक तो डरा दिया, अब जो होगा कर ही देंगे 10,000। ऐसा बोल नहीं। अब बाबा रामदेव हैं, वो कम से कम ऐसा तो नहीं डराते हैं, अच्छे लोग हैं, कम से कम रोजगार तो पैदा करें। संत हो तो रामदेव की तरह भिक्षा मांगना क्या है? भीख मांगने वाला व्यक्ति कभी संत हो ही नहीं सकता। संत की परिभाषा है कि संत दरस जिम पातक तरनी, संत के दर्शन मात्र से पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा पाप क्या है? गरीबी। सारी समस्याओं की जड़ क्या है? गरीबी। और बाबा रामदेव जैसा संत हो तो गरीबी तो दूर ही हो जाएगी। भारत में 2 करोड़ संत हैं, बाबा रामदेव एक संत हैं। एक संत ने अगर 1 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया, 1 करोड़ तो होगा ही, इनडायरेक्ट मान लो। दुकान खोले में टिकरी गांव में 10-12 लोग अपना पतंजलि लेके घूमते रहते हैं। तो अगर एक संत ने 1 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया तो 2 करोड़ संत हैं,
2 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा कर दो, जनसंख्या कम पड़ जाएगी, बाहर से लोगों को काम करने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो संत तो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब कि संत का मतलब होता है गरीबी को हटाना, ऐसे विचार देना जिससे कि समाज की कुरीतियां दूर हो। तो ये यहां पे एक धारणा बनाई जाएगी, एक सोच बनाई जाएगी। इस सोच का आधार ये है कि नहीं है, तर्क दिया जाएगा। सोच सही है, तर्क गलत है, तो यहां पे लिखा रहेगा सोच सही, तर्क गलत। ए आर जो भी दे दी, ए और आर के रूप में दिया रहेगा। फिर तर्क सही है, कारण सही है, लेकिन सोच गलत है, तो ये भी। सोच सही है और तर्क भी सही है, तो ये लगाएंगे। ना सोच सही है ना तर्क सही है, तो इसको लगाएंगे। समझ पाया? देख लेते सर। नहीं तो देखे रहे। फेडरलिज्म इज नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया। फेडरलिज्म not a practical in India। ठीक है, रीजन है इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। India is not a federal state। अब यहां पे जो ऑप्शन दिया गया है देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू। यहां पे है बोथ, ए ऑप्शन में ए एंड आर ट्रू। ए का मतलब एसर्शन और आर का मतलब रीजन, समझ लेंगे। एंड आर इज नॉट करेक्ट, और इज नॉट करेक्ट रीजन, या आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये समझ पाए? यहां पे कहा जा रहा है ए और आर दोनों सही है, तो ए भी सही है और आर भी सही है। फिर बोला जा रहा है कि आर सही व्याख्या नहीं है, किसकी? ए की। ये समझ में आएगी? बस केवल समझना है, समझ में आ जाए, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। अगला देखिएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट। अच्छा, यहां पे एक चीज दिया गया है, एक और इसी में लिखा गया है, both A and R are true, R is not correct explanation of A। दोनों सेम है तो ऊपर में चेंज करना पड़ेगा। R is not correct explanation of A। यहाँ पे हमें चेंज करना है, both A and R is true, both A and R true, R is correct, R is correct explanation, मतलब R सही व्याख्या है। फिर उसके बाद C, A is true, R is false। A क्या है? ट्रू, और R क्या है? फॉल्स, मतलब गलत। A is false, R is true। A is false, R is true। ये क्वेश्चन समझ में आया? समझिए ध्यान से।
ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर कैसा एक्सप्लेनेशन है? करेक्ट। फिर दूसरी चीज, बोथ ए एंड आर, ए और आर दोनों सही हैं, एसर्शन और रीजन दोनों सही है, पूर्व धारणा और कारण दोनों सही हैं। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, या आर ए की सही व्याख्या नहीं। आप समझ पा रहे हैं? फिर इसके बाद ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। फिर इसके बाद ए इज फॉल्स, ए गलत है, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए गलत है और आर सही। देखिए अब आपने जो पढ़ा है उस पे आ जाओ। फेडरलिज्म इज नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया। देखो प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहार में, व्यवहार में हम फेडरलिज्म नहीं है व्यवहारिक तौर पर, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर सेंटर जब चाहे राज्यों को अपने हिसाब से घुमा देता है। ऐसा है कि नहीं? व्यवहारिक तौर पर राज्यसभा में फेडरलिज्म को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। व्यवहारिक तौर पर जो सारी की सारी ताकत है वो सेंटर में होती है, क्योंकि सेंटर का ही गवर्नर स्टेट में बैठा होता है। मतलब यहां पे फेडरल है लेकिन पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे हम सब व्यवहार में कहते हैं कि देखो भाई, जैसे घरों में आप देखते होंगे जैसे मोम के कई प्रकार होते हैं। एक टाइगर मोम होती है, सुना है आपने नाम? मोम में भी कई मोम होती है। एक होती है टाइगर मोम, तो ये मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें देखा टाइगर मोम का मतलब बच्चे इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, पिता से नहीं डरते, माँ से डरते हैं। माँ रही वो मैं बोल रहे, मैंने मोमबत्ती वाला मोम समझ लिया। नहीं मोम टाइगर मोम मतलब यहां पे माँ का बच्चों पर वर्चस्व रहता है, ठीक है ना? तो इन्हीं को कहते हैं टाइगर। यहां पे देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जैसे फेडरलिज्म नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया। सर इसका भी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट होगा? बी। चलिए ठीक है, आपने कैसे गेस किया? सर जब आपने लिखा था तभी। गुड, इसे कहते हैं नॉलेज। गलत है सर। आइए देखिए ध्यान से समझना है। तो फेडरलिज्म तो है हमारे यहाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में फेडरलिज्म नहीं है। नाम की तो माँ है, लेकिन अंदर से माँ का इनके अंदर कोई भी प्यार नहीं है। जब देखो तो बच्चे को पीट देती है, इतना पीट देती है कि पिता आज तक नहीं पीटा। पिता बेचारा प्यार करता है और माँ जब देखो तो गुस्सा हो जाती है, पीट देती है। माँ होती है। मेरे कहने का मतलब माँ तो है, लेकिन प्रैक्टिकली में इनके अंदर माँ का गुण नहीं है। गुस्सा आ गया, पिता को भी पीट दी, पिता भी डर रहा है, भाई नहीं मैं माँ से पंगा नहीं लूंगा। कल एक महिला ने अपने पति को एक मॉल में दूसरी पत्नी को शॉपिंग कराते हुए पकड़ा और जम के पीटा। महिला सशक्तिकरण देखना हो तो ये है, अच्छी बात है। अब वो बेचारे दोबारा कभी सोचेंगे नहीं। फेडरलिज्म नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया। तो फेडरलिज्म है हमारे यहाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। देखने में स्टेट भी है और सेंटर भी है, लेकिन सेंटर जब चाहता है, ये स्टेट है, इनको तोड़ के इससे दूसरा स्टेट बना सकता है। मान लीजिए अभी मोदी जी गुस्सा हो जाएं तो यूपी का कुछ भाग दिल्ली में मिला दे, यूपी का कुछ भाग बिहार में मिला दे। अब पता चला योगी जी अपना रात में अपने केवल लखनऊ के यूपी के मुख्यमंत्री बने। ये हो सकता है। सेंटर की ताकत ये है। सेंटर इसीलिए अपने पर आ जाए तो देखो सेंटर राज्य का अस्तित्व तो नहीं खत्म कर सकता, लेकिन राज्यों को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, एक राज्य से दूसरा राज्य बना सकता है। तो फेडरलिज्म है, हम राज्यों का अस्तित्व नहीं खत्म कर सकते हैं,
लेकिन राज्यों को अलग थलग कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, या फेडरलिज्म की जो एक परिभाषा है, वहां पे क्या है, वहां पे राज्यों के स्तर पर सेंटर ऐसा कुछ कर नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई। तो इसीलिए क्या है, ये प्रैक्टिकल में तो फेडरलिज्म इज नॉट अ प्रैक्टिकल, ये सही है। इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। फेडरलिज्म दिया गया है, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, मतलब भारत एक संघवादी राज्य नहीं है, संघात्मक राज्य नहीं है। तो भारत संघात्मक राज्य अगर ना होता तो सेंटर और स्टेट के लिए संविधान में अलग प्रावधान क्यों किया जाता? ये है, ये समझ में है। तो ये है भाई, इसका देखो, इसका मतलब ये है, हमें ऐसे ध्यान से समझना है, इसको व्यवहारिक तौर पे हमको समझना है कि कोई पूरी तरीके से कोई चीज नहीं है प्रैक्टिकल में, लेकिन उसके पास वो लक्षण है, तो उसी को क्वासी फेडरल कहते हैं, अर्धसंघीय। तो यहां पे है इंडिया इज नॉट अ फेडरल, तो हाफ तो है, इसलिए नहीं है, ये गलत है। तो यहां पे ये गलत है, मतलब ये सही है, ये गलत है। पकड़ना ध्यान से, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। हमें सबसे पहले इस पे पकड़ बनानी है। यहां पे अगर हम ऑप्शन में उलझते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑप्शन में अगर उलझेंगे तो ये टाइम के साथ साथ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और कंफ्यूजन, एक क्वेश्चन में दिमाग परेशान हुआ तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप ये होगा कि यार इसमें भी ऐसा ही है क्या। सर जो इसका रीजन है इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, ये रीजन तो सही है, पूरी तरीके से तो नहीं है। पूरी तरीके से नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन गलत है। नॉट का मतलब क्या है? नॉट का मतलब है नहीं है। जैसे किसी ने कहा भाई आपके पास पैसा है, आपने कहा नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब कोई पैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई पैसा नहीं है ये गलत है, हाँ कुछ है और कुछ नहीं है, ये इंडिया इज नॉट अ फेडरल। अगर इंडिया फेडरल ना होता तो राज्य हमारे यहां अलग क्यों होते? राज्यों के लिए अलग संविधान क्यों होता? राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है, लेकिन संविधान में राज्यों के लिए अलग प्रोविजन रखे गए हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये चीज क्लियर हुआ नहीं? समझना ध्यान से, अगर यहां कंफ्यूजन है। और फेडरलिज्म इज नॉट अ प्रैक्टिकल इन इंडिया, तो प्रैक्टिकल में हमारे यहां फेडरलिज्म नहीं। क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिकल में क्यों नहीं है? गोवा है, गोवा से 1 सांसद राज्यसभा का, और यूपी से 30, बिहार से कितने हैं? बिहार से 25 होंगे, याद रख। दिल्ली से 5 है सर, नहीं, लोकसभा के 5 हैं, दिल्ली से 3 है राज्यसभा सांसद। राज्यसभा के 3। क्या नाम है ये, यहीं से तो गए हैं, कहते हैं 1 करोड़ रुपए दिए केजरीवाल को, क्या नाम था, गुप्ता साहब। कुमार विश्वास उसी पर तो नाराज हो गए कि मेरे को नहीं लिए, उसको दे दिए। तो इसी कहते हैं राजनीति। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? एसेशन और डिवीजन, ये देखो आप पहली बार देखोगे आपको टफ लगेगा, लेकिन इसे ध्यान से समझ लिए तो ये इजी लगेगा। ये रीजनिंग के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो दीपक समझ में आया? देख रहे हैं ना क्वेश्चन? देखिए अगर आपने केवल टॉपिक पढ़ा है तो टॉपिक तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। टॉपिक तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, आजकल गूगल बाबा सब दे रहे हैं, किसी को स्कूल जाना ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं? अब स्कूल वाले भी जान लिए, जब गूगल ही सब देता है तो भी बोल दिए गूगल से ढूंढ के लिखो अपना एग्जाम। सब आजकल जुटे हुए हैं, दे गूगल पे गूगल अपना, ठीक है। कुछ दिन में लोग गूगल पर ही सब सर्च करेंगे।
साहब बेचारे गूगल पे दूल्हा सर्च कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, बोले कि भाई साहब बताना, फिर बताएंगे तुमको जरूर सही समय पर। तो इसीलिए शादी.com आजकल खुला हुआ है। आइए ठीक, आप सब थक तो नहीं गए? केसी हियर, प्रोफेसर हियर हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, सुना है आपने? केसी हियर, इन्हें ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत की देखो, भारत के कल्चर ने भारत के संविधान को एक्सेप्ट किया है, और भारत का संविधान भारत के कल्चर को एक्सेप्ट करता है। आपने कभी ये देखा है? जैसे हमारे यहां अगर कोई, मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का है, लड़की काफी अच्छी है, जिसका लड़का बेकार होता है, ध्यान से समझना है, जिसका लड़का शराब पी रहा है, इधर जा रहा उधर जा रहा, वो अपने लड़के के लिए सही बहू ढूंढता है, और जिसकी लड़की बेकार होती है वो अपनी लड़की के लिए सही लड़का ढूंढता है। देखो, जनरली होता दोनों जगह है, लेकिन यहां पे भारत के कल्चर में ऐसा है कि नहीं है? भले 10 रुपए ज्यादा देना पड़े, लेकिन बाजार में टमाटर सही मिले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सही रहेगा तो इसको संभाल लेगा। यहाँ पे लड़का बिगड़ा हुआ है, लड़की सही रहेगी तो इसको संभाल लेगी कम से कम, ऐसा है कि नहीं? तो हमारे यहाँ का जो संविधान है वो कुछ इसी तर्क पर है, हमने कुछ इसी तरीके से मेल किया हुआ है कि अगर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरी जगह पे हम इतनी छूट दे के रखें कि ये इस प्रॉब्लम को संभाल ले। इसीलिए हम जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे इमरजेंसी क्यों जरूरी थी। अब इंदिरा गांधी ने उसका मिसयूज किया, वो अलग बात है। लेकिन महिला हो तो इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर महिला, इतनी ताकतवर महिला कि अमेरिका भी बेचारा, और कूटनीतिक तौर पर जो ताकत थी इंदिरा गांधी के पास, कि रूस को उन्होंने सही समय पे मिला लिया, और उधर अमेरिका से जहाजी बेड़ा आ रहा था। लोग कहते हैं इधर जब बांग्लादेश के स्तर पे, पाकिस्तान के स्तर पे जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश अलग हुआ, उधर से अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा मतलब भेजा, और इंदिरा ने उधर रूस से अपनी दोस्ती बना के रखी थी। इंदिरा ने रूस को कॉल किया और रूस ने उधर से जहाजी बेड़ा भेजा, और रूस ताकतवर था, और फिर अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा वापस ले लिया। ये थी इंदिरा की ताकत, समझ लीजिए। महिला हो तो ये महिला कहते हैं इसे, कूटनीतिक तौर। इसीलिए कहते हैं कूटनीतिक ताकत ही आपकी सैनिक ताकत के महत्व को रेखांकित करती है, और अगर कूटनीतिक ताकत नहीं है तो पूरी की पूरी सैनिक ताकत धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए हमें सीखना है। आइए, अच्छा, एक क्वेश्चन है, हु सेड इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2010 में, मतलब एक पीसीएस का एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में, और ये हर जगह आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये जितने जहां भी पॉलिटी सब्जेक्ट है ये आया हुआ है। तो हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, मतलब अर्ध संघीय है। तो किसने कहा है? केसी वेयर, इसी को वेयर बोलते हैं, केसी वेयर। इन्हीं को प्रोफेसर वेयर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
याद रहेगा। ये भाई साहब का नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इन्होंने सही बात कह दी है, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति या तो बहुत सही बात बोल दे तब प्रसिद्ध होता है, या बहुत गलत बात बोल दे तब प्रसिद्ध होता है। घरों में भी कहते हैं बेटा या तो लायक होता है तब फोटो में दिखाई देता है, या नालायक होता है तब आता है पेपर में, इसलिए, ठीक है ना। बेटा ने इसलिए हमारे साथ में कुछ लोग पढ़ने वाले आजकल अपना फेसबुक पे अपना नेता का नाम लिख के आते रहते हैं। तो मेरी माँ कभी कभी उनका फोटो देखती है, कहती बेटा तू ऐसा भी निकला होता तब भी सही रहता। बैठ जाना। तो मैं अपनी माँ को झूठी दिलासा देता हूँ, माँ तू चिंता मत कर, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन एक समय के बाद दिलासा देना रहता नहीं। आइए एसेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। एसेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आराम से बैठना है, एकदम आराम से। क्वासी फेडरल और रीजन आर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर फेडरल नॉर यूनिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Indian Constitution is neither federal nor unitary। ऑप्शन है, ध्यान से देख लेना, नहीं पता चले। बोथ A and R are true। R is correct explanation of A। R is correct explanation of A। मतलब बोथ A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या है। R सही व्याख्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और किसका? A का। फिर इसके बाद है, फिर यहां पे मैंने लिखा बी ऑप्शन कि बोथ A and R are true। यहां देखिएगा, बोथ A and R are true और R is not correct explanation, or is not correct explanation of A। फिर A is true, R is false। A क्या है? true और R क्या है? false। फिर D क्या है? A is false, R is true। A is false और R is true। आप सब बताइए, देखिए। मेरा तो ये कंफर्म है, कॉन्फिडेंस है। जिंदगी में जो भी काम करो, गलत हो कि सही, करो तो कॉन्फिडेंस से, नहीं तो मत करो। अब बताइए, कुछ भी बोलना, कोई बात नहीं। देखो एसर्शन ये है, एसर्शन का मतलब पूर्व धारणा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। क्वासी फेडरल है मतलब पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, अर्ध संघात्मक।